आपकी थर्ड यूनिट के 2-3 लेक्चर तो लगेंगे और उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर बचेगी बस आपकी लास्ट फोर्थ यूनिट, ठीक है। और फोर्थ यूनिट छोटी ही है आपकी, एक ही चैप्टर है फोर्थ यूनिट में। हालांकि डेरिवेशंस वगैरह तो है, वो खैर अपन करेंगे, उस टाइम देखेंगे कितना क्या करना है, और बाकी बस यही है। तो अभी कुछ दिन में ही आपका कोर्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिक्स का, क्लियर है। चलिए, तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने अवमंदक बल पढ़े, ठीक है, कि अवमंदक बल कौन से होते हैं, जिनको हमने क्या कहा कि वे बल जो कि किसी भी कण की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसको मंद करने का काम करते हैं, वो अवमंदक बल कहलाते हैं। अवमंदक बल के कारण हमने क्या निकाला, कल हमने पहले इक्वेशन डिराइव किया, हमने देखा किस प्रकार से कण का वेग कैसे कम होता है, चरघातांकीय रूप से कम होता है, था ना हमारे पास v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस t अपॉन में टॉ के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यू क्या बता रही थी कि कण का वेग चरघातांकीय रूप से समय के साथ कम होता जाता है, ठीक है। वो हमने किसका व्यंजक उत्पन्न किया था, अवमंदक बल का, डैम्पिंग फोर्स का, डैम्पिंग फोर्स का था वो, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया अवमंदक दोलन किसे कहते हैं। तो जब अवमंदक बल के अंतर्गत कोई कण अगर गति करे, उस पर एक तरफ से तो क्या लग रहा हो, अवमंदक बल कार्य कर रहा हो जो कि उसकी गति कम करे, साथ के साथ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो, प्रत्यानयन बल जो उसे अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करे। तो कण अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द कुछ इस प्रकार का दोलन करता है, इस प्रकार का दोलन करता है अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में। यहाँ पे अगर ये घूमने के लिए जाता है लेकिन वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी आता है, अगर ये इधर जाएगा तो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी आएगा, किसके कारण, प्रत्यानयन बल के कारण, ठीक है। साथ के साथ ये जो इसके वेग में आयाम में कमी आ रही है, आयाम में कमी किसके कारण आती है, प्रत्यानयन इस अवमंदन बल के कारण। तो कुछ इस प्रकार की गति, तो ये जो दोलन होता है, ये दोलन क्या कहलाता है, हमारा अवमंदित दोलन कहलाता है, ठीक है। जिसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव की थी, हमने अवकल समीकरण निकाली थी। अवकल समीकरण किसके, किसी भी कण, जब कोई कण अवमंदन बल के अंतर्गत गति कर रहा हो तो कण के गति के लिए अवकल समीकरण कर हमने निकाले थे, और मोशन कुछ इस टाइप का था। समझ में आ गया वहां तक। कल मैंने वैसे एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, बल में और भार में क्या अंतर होता है, सॉरी भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, शायद आपकी क्लास में पूछा था, बट मुझे आंसर नहीं मिला। इसका मतलब क्या किसी को इतनी सी चीज़ भी नहीं पता, या फिर बताने का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसे ही पूछ रही है मैम तो क्या करना है बता के। तो मैं तो यही मानूंगी कि इसका मतलब शायद आप लोग को इतना सा भी नहीं आता, और जब इतनी सी चीज़ें नहीं पता तो फिर तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोग पढ़ कैसे रहे हो। सिर्फ कोर्स पूरा करने के पीछे लग रहे हो, पहले ये भी तो देखो कि आता कितना है, ठीक है ना। कि अगर हमें बल में और द्रव्यमान में, भार में और द्रव्यमान में अंतर हमें नहीं पता, फिर हम बात करें कि मैम हमारा सिलेबस पूरा करा दो, मैम 4 यूनिट ले ली है, मैम वो रह रहा है, आप ऐसे पढ़ा दो, यहाँ पढ़ा दो, वहाँ पढ़ा दो, ये सब कोई बातें नहीं होती। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो एटलीस्ट से सोचा करो, बताया करो, उसका आंसर बताया करो, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर एक दिन में ही मैं अभी के अभी एज इट इज बिना आपको एक्सप्लेन किए मैं लिखवाती जाऊँगी, एक एक डेरिवेशन एक दिन में ही अभी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी यूनिट में आपको 3 दिन में क्यों, अभी एक दिन में ही कंप्लीट करवा दूँ, अगर मैं सिर्फ डेरिवेशन से आपके करवा दूँ तो करवाऊँ उस तरीके से। लेकिन फिर आप लोग फिर ये मत बोलना कि मैम थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा डिटेल में बताओ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना फिर। चलो, तो कल हमने सरल आवर्त गति की फाइनली जो अवकल समीकरण देखी थी, अवकल समीकरण हमारे पास क्या आई थी, सरल आवर्त गति की नहीं, सॉरी अवमंदित दोलन की, ठीक है। तो लिखो, लास्ट कल आप लोगों ने ये लिखा होगा, क्या आया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यही आई थी कल हमारे पास अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, 1/2 को हमने माना था इस कांस्टेंट 2r के इक्वल, तब हमें ये समीकरण मिली
पास समीकरण, इसको अब नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 1। हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, इसी अवकल समीकरण का जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है, ठीक है। तो इसके हल के लिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x है, x को हमें कोई एक कांस्टेंट के बराबर मानना पड़ेगा ताकि हम उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो x बराबर हमने माना x बराबर e की पावर अल्फा t, इक्वेशन नंबर 2। क्यों माना, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक समीकरण का कुछ ना कुछ हल होता है। जैसे हम लोग, आप लोग क्वांटम अगर जो पढ़ोगे आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आप लोग वहाँ देखोगे आपके पास सारी की सारी, या तब क्यों देखोगे, अभी आप लोग हाँ 11th 12th में भी तो पढ़ के आए हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या देखते थे, हर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करके वहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है ना, या x के अकॉर्डिंग हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता था, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता था। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हमने माना है x बराबर ये है, ठीक है। यहाँ हम ये लिखें, चूंकि इससे पहले ही या फिर ये लाइन लिखो, क्योंकि समीकरण एक द्विघात समीकरण है, अतः उसका हल अवश्य होगा। अतः माना x इक्वल टू e की पावर अल्फा t, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया e की पावर अल्फा t। अब x की वैल्यू आपके पास है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या, एक तो हम यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लें इसको सॉल्व करने के लिए, और एक d स्क्वायर x अपॉन dt दोनों निकाल सकते हैं। फटाफट करो आप अपनी कॉपी में, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, यहाँ से e की पावर x का e की पावर x का क्या हो जाएगा, a मतलब अल्फा, e की पावर अल्फा t, क्लियर है। सिमिलरली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तथा ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास वापस से अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा t आ जाएगा हमारे पास मान, ठीक है। अब हम ये सारे के सारे मान उठा करके समीकरण 1 पे रख देते हैं, देखो इसके बाद में लिखना है यहाँ से उपयुक्त सभी मान, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी है, प्लस 2r यहाँ पर ऑलरेडी है, 2r लिख दिया हमने, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा टी, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एज इट इज, और x हमने क्या माना, e की पावर अल्फा टी, तो ये वैल्यू भी डाल दी, e की पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। बन गई हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन, ये r है, ठीक से लिख लेना है इसको, ठीक है, r 2r अल्फा, ये हमारे पास टोटल। अब इन सब में से हम कॉमन क्या ले लें, तो e की पावर अल्फा टी बन रहा है हमारे पास कॉमन, सब में आ रहा है e की पावर अल्फा टी, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, कॉमन हमने क्या ले लिया, e की पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इतना।
बस आगे इसको और सॉल्व कर लो। देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनल ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2r। अब यहाँ पे चुपचाप देखो सब लोग, अब कोई भी नोट नहीं करेगा, ठीक है? पहले पूरा देख लिया करो, एटलीस्ट समझ लिया करो एक बार, और उसके बाद में सब नोट किया करो, ठीक है? e की पावर अल्फा t इक्वल टू 0। आप लोग खुद से नहीं करते हो आगे कुछ भी, तो एटलीस्ट जितना यहाँ समझाया जाता है उसको पूरा पहले समझा करो, उसके बाद में नोट किया करो। अब देखो इफ चूंकि e की पावर अल्फा t तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू 0 हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई? एक हमारे पास ये फिर से एक कैसी समीकरण आ गई? द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है? इसको हमने नाम दे दिया। लास्ट हमारे पास इक्वेशन कौन सी चल रही थी? 1 2, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, ठीक है? तो यहाँ हमें समीकरण 3 कैसे मिल गई? समीकरण 3 जो कि एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसके जैसी है? तो अब मैथ्स में आप लोगों ने द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ये पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को बोलते हैं ना द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, जहाँ ए बी सी क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब इस समीकरण का हल क्या होता है? जिसका हल क्या होता है किसी द्विघात समीकरण का? तो एक फॉर्मूला बड़ा फेमस सा फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है? श्रीधराचार्य सूत्र से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। क्या वैल्यू निकालते हैं? इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो सेम हम अप्लाई करेंगे। अब ये समीकरण 3 देखो, तो समीकरण 3 बिल्कुल इसी फॉर्मेट की है, ए एक्स स्क्वायर पूरी की पूरी इक्वेशन जैसे हमारे पास x में है, इसका मतलब यहाँ इक्वेशन अल्फा के फॉर्म में है। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? अल्फा कर रहा है। तभी x स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर है, x की जगह अल्फा है, और c कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ही है। क्लियर है? तो हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 से x बराबर आपके पास क्या है? अल्फा कर रहा है x का काम, ठीक है? a देखो x स्क्वायर के साथ का कांस्टेंट है a, यहाँ अल्फा स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट कितना है? 1, a इक्वल टू 1, ठीक है? b कितना है? x के साथ जो आ रहा है, तो यहाँ अल्फा के साथ जो आ रहा है मतलब 2r, b इक्वल टू कितना है? 2r, और c तो खुद आ ही रहा है, मतलब c बराबर कितना है? ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? ये मान है हमारे पास। तो हम ये सॉल्यूशन में लगाएं, फॉर्मूले में लगा के इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या मान आ जाएगा? यहाँ देखो, तो समीकरण 3 का हल क्या आ जाएगा? उपयुक्त सूत्र से। क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू क्या है? 2r, माइनस का 2r, ठीक है? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर, माइनस 4ac, मतलब माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है? 1, और c कितना है? ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? और पूरे के अपॉन में कितना है? 2a, मतलब 2 इंटू 1 के बराबर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस स्क्वायर को करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 4r स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर भी 4 हमारे पास आ रहा है, दोनों में से 4 हमने कॉमन ले लिया, और 4 कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर से देख लेना, 2r का स्क्वायर कर दोगे होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4r स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लो। चलो मैं कर ही देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट, क्या कॉमन ले लिया हमने? 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो हमारे पास क्या बच गया? r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? और अपॉन में कितना बच जाएगा? 2। ठीक है? अब ये जो 4 लिया है, इस 4 को अंडर रूट से बाहर ले ले तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब देखो इसके बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पे, पहले ये लिखना, उसके बाद में ये लिखा है, और इसको हम आगे कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2r
पहले पूरा देखो, उसके बाद नोट करने के लिए टाइम मिलेगा तब नोट करना। पहले ये पूरी चीज लिखना, देन ये समीकरण 3 का हल, और इसको हम आगे कर दें यहाँ पे। तो माइनस आर प्लस माइनस 4 बाहर ले लो अंडर रूट से, तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर आपके पास कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। 2 कॉमन ले लो ऊपर से भी, वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट कितना मिल गया, बराबर में माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? किसका सॉल्यूशन आया हमारे पास, अल्फा का, अल्फा। ठीक है ना, पूरी वैल्यू अल्फा बराबर में चल रही है ना, एक्स बराबर होता है ना इसका हल, ये अल्फा बराबर। इसका मतलब अल्फा के दो सॉल्यूशन होंगे, कौन से होंगे, माइनस आर के साथ एक बार वैल्यू प्लस ले लोगे तब, एक बार माइनस ले लोगे तब। अब नोट कर लो पूरा। इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 4। लिख लिया? ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 4 का मान क्या आ गया है, अल्फा इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अल्फा के दो हल होंगे। ठीक है, अर्थात अल्फा के दो संभावित मान होंगे या हल होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो अल्फा इक्वल टू प्लस का ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? एक क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस आर और माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या ली थी, एक्स बराबर e की पावर अल्फा टी, वहां मान रख देते हैं हमें फाइनल, तो क्योंकि क्या है, हम सॉल्यूशन निकाल किसका रहे हैं, पूरी अवकल समीकरण का, जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आया था, उसका हल निकाल रहे हैं। उसका हल क्या होगा, एक्स की वैल्यू। तो हमें ये अल्फा की वैल्यू निकाल के कहाँ रखनी है, एक्स में, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिले। तो उपयुक्त मान समीकरण 2 में रखने पर क्या था, x इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी था, यहाँ मान रखते हैं। तो x बराबर, देखो अब ऑब्वियसली सी बात है, अल्फा की दो वैल्यूज रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आएगी साथ में, कौन
कांस्टेंट टर्म आएगा तो एक तो हम कांस्टेंट ले ले ए, ई की पावर अल्फा की जगह एक मान रख देते हैं हम, तो माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू में टी, क्लियर है। प्लस दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बी, ई की पावर कॉमन ले लो माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में टी। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट किसका आया है, अवकल समीकरण का हल, इक्वेशन नंबर 5, नोट कर लो। ठीक है, लिख लो इसको। तो लिखो समीकरण 5, समीकरण 5 अवकल समीकरण नंबर 1 का हल है। समीकरण 5 अवकल समीकरण नंबर 1 का हल है, ठीक है। अवकल समीकरण 1 हमारे कौन से थे, अभी जो इक्वेशन नंबर 1 ली आपने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उस समीकरण का हल हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे केवल उसका हल आया है, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अब शुरू हुई है। देखो यहाँ तो हमारे पास केवल इसका हल आया है, ठीक है। अब इसका हल भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं। कैसे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे आर की वैल्यू के साथ, देखेंगे यहाँ आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसलिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें 3 केस लेने पड़ते हैं। 3 केस किसमें, आर में और ओमेगा में, ठीक है। कि अगर आर ओमेगा से ग्रेटर देन हो तो, आर ओमेगा से लेस देन हो तो, या आर लगभग बराबर हो ओमेगा के तो इन तीनों कंडीशन में ये जो हमारे अवमंदित दोलन है इनका टाइप क्या होगा, किस प्रकार के दोलन होंगे और इनके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं आगे देखो, समीकरण 5 से हमें 3 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं जिनके अनुसार अवमंदित दोलन का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। अच्छे से लिख लो, परिवर्तित होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 टाइप के केस होंगे, तो 3 प्रकार के केस, इनके क्या क्या नाम होते हैं उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्थिति नंबर 1, ठीक है। स्थिति नंबर 1 किस प्रकार का हमारा होगा, तो हम इनको कहते क्या हैं, एक बार अंडर डैम्ड केस। अंडर डैम्ड केस को हिंदी में बोलते हैं न्यून अवमंदन स्थिति, न्यून अवमंदन स्थिति, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो पहले तो विशेष स्थितियां, फर्स्ट लिखेंगे हम न्यून अवमंदन स्थिति, ठीक है। न्यून अवमंदित स्थिति,
क्या लिखो, अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड केस हेडिंग दीजिए। यहाँ पे जो x की वैल्यू आपके पास आई है इस इक्वेशन में, x क्या है, विस्थापन है। उस समीकरण का हल x हमने क्या लिया था, उसमें ध्यान है कल वाला हमने डायग्राम x क्या था, उसमें विस्थापन आया था। तो चाहे जहाँ आपने फाइनल समीकरण 5 लिखी है, लिख लेना यहाँ x क्या है, विस्थापन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें न्यून अवमंदन की स्थिति, अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड केस में सबसे मेन चीज जो होती है, कौन सी कंडीशन होती है, जब r वेरी वेरी लेस देन हो ओमेगा नॉट से। r में ओमेगा में कंपेयर करेंगे, व्हेन r वेरी वेरी लेस देन हो ओमेगा नॉट, तब ये स्थिति कौन सी होती है, न्यून अवमंदन स्थिति। तो हम क्या करेंगे, तब अवमंदन न्यून अवमंदन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखें हम कि इस अवमंदन के अंदर में हम चेंज क्या करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो, हमने a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, समीकरण 5 से हम स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लिया, मैं वापस ऊपर का मिटा के ऊपर से शुरू कर रही हूँ इसको। ठीक है, इसी स्थिति नंबर 1 में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, जब r वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट है, न्यून अवमंदन की स्थिति में। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करें x बराबर हमें कितना मिला है, x बराबर हमारे पास है a की पावर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर माइनस ये आर और ये आर दोनों सेम ही है, एक ले लो। ठीक है, प्लस b इंटू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है, समीकरण 5 से ये हमारे पास समीकरण 5 आ गया। यहाँ पे सबसे मेन कंपेयर करना है इसमें आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट में, आर जो वेरी वेरी लेस देन हो आपसे ओमेगा नॉट। देखो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ आर वेरी वेरी लेस देन है ओमेगा नॉट, इम्प्लाइज अंडर रूट के अंदर है हमारे पास ये दोनों चीजें, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका मतलब आर का मान बहुत कम है ओमेगा से, और जब बहुत कम में से बहुत ज़्यादा, बहुत कम में से बहुत ज़्यादा वैल्यू कम करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, आर बहुत कम है ओमेगा नॉट से, मतलब इसको लगभग अगर हम 1 मान लें और इसको हम 20 मान लें, तो 1 माइनस 20 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -19 के बराबर, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये करें कि माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस तो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम अलग अलग कर लें, अंडर रूट के अंदर -1 ले लें, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। अब ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव बनी है, क्योंकि ओमेगा नॉट कैसा यहाँ बड़ा है आर से। इस कंडीशन में -1 अंडर रूट क्या कहलाता है, आयोटा, इमेजनरी नंबर आयोटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या चाहिए, आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पे ये वैल्यू देखो, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मान भी क्या होगा, ओमेगा का मान आर से बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब ओमेगा के कंपेयर में आर की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल सी है। जब कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू में से आप बहुत छोटी सी वैल्यू अगर माइनस कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे आर कैसा होगा, नगण्य होगा। आर नगण्य होने का मतलब इसकी
वैल्यू ओनली कितनी आ जाएगी, आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर, मतलब आयोटा ओमेगा नॉट। ये हमारे पास फाइनल इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी आयोटा ओमेगा नॉट के बराबर। ठीक है, आयोटा ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं। एम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई की पावर माइनस आर प्लस ये पूरा अंडर रूट, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा ओमेगा नॉट प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट। क्लियर है, चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू। अब हम क्या करें, इनको खोल देते हैं, हम इनकी पावर्स को खोल के अलग अलग लिख देते हैं। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। मेन काम हमारा ये था कि जिस स्थिति का फर्क पड़ रहा था, स्थिति हमने मेनली क्या ली थी कि जब आर कैसी हो, लेस देन हो, ओमेगा नॉट से बहुत कम हो, तो जो सबसे मेन जो इफेक्ट पड़ेगा वो केवल इस वैल्यू पर पड़ेगा। इसको इसलिए हमने अलग से पहले सॉल्व कर लिया कि जब बहुत कम में से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस करें तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, इसलिए आयोटा में वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ भी इसमें से बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी माइनस कर रहे हो तो उसके कंपेयर में कैसे नगण्य होगी। जैसे आप 100 में से 1 माइनस कर दो, 1000 में से 1 माइनस कर दो, कुछ ऐसा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात है, तो ये आर नगण्य हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आयोटा ओमेगा नॉट, इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमें केवल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई हमने किया, ए के साथ में ई की पावर को खोल दो, ई की पावर माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर इंटू टी भी होगा ना यहाँ पे दोनों में बाहर, यहाँ पे टी भी तो था, आयोटा ई की पावर में अल्फा टी था ना, तो दोनों में हमारे पास टी भी आएगी वैल्यू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर टी डॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा इंटू टी। क्लियर है, दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो दोनों को जोड़ करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही हमारे पास ये पी के साथ में क्या आ जाएगा, ए को चाहो तो दोनों के साथ आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एक साथ लिख लो। ठीक है, बी ई की पावर माइनस आर टी डॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस आर टी, दोनों में कॉमन आ रहा है तो ई की पावर माइनस आर टी हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ई की पावर माइनस आर टी ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया ए ई की पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। इतना नोट कर लो पहले। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। x बराबर हमें क्या मिल रहा है, e की पावर माइनस आर टी, ये है। अब यहाँ पे देखो a एज इट इज लिख दिया, e की पावर आयोटा ओमेगा टी, e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पता होगा, मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। a एज इट इज e की पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी किसके बराबर हो जाएगा, cos ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। क्लियर है, प्लस बी एज इट इज ए की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cos ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, जिनको नहीं पता फॉर्मूला लिख लो, चूंकि e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखो e की पावर माइनस आर टी एज इट इज, यहाँ पे देखो a के साथ अब मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, cos ओमेगा टी की दोनों की बात करें, यहाँ पे cos ओमेगा टी और b के साथ cos ओमेगा टी, तो इन दोनों में से तो हम cos ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, मतलब क्या बच जाएगा a प्लस बी, a और b इन दोनों के साथ
साथ cos ओमेगा टी आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो दोनों में से cos ओमेगा टी कॉमन ले लो, cos ओमेगा नॉट टी कॉमन ले लिया, प्लस बाकी दोनों में a के साथ आयोटा साइन ओमेगा टी और यहाँ पे माइनस b के साथ आयोटा साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लें, प्लस में a माइनस बी इंटू में क्या ले लें, आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। क्लियर है? दोनों में से आराम से हमने क्या कर लिया, मान अलग कर लिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा a माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख दिया नीचे का, ये मिटा दो। अब देखो यहाँ तक का समझ में आ गया, फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आपको इससे आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक टर्म माननी पड़ेगी, वो आपको आगे जाके समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वो मानेंगे तब जा करके हमारे ये पूरा एक फॉर्मूले के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। क्लियर है? तो वो मानना फिक्स ही है, ये मत पूछना क्यों, क्योंकि वो चेंज नहीं करोगे तो ये इस फॉर्म में ही रह जाएगा। हमें इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज करना है, उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम एक वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो हमने माना a प्लस बी, a प्लस बी को हम किसके बराबर मान लेते हैं, x नॉट साइन फाइव के बराबर। अभी एक बार बस देखो, x नॉट साइन फाइव के बराबर मान लिया। दूसरी चीज यहाँ से हम किसके बराबर मान ले, a माइनस बी है, a माइनस बी को हम किसके बराबर मान ले, x नॉट कॉस फाइव के बराबर। आयोटा के साथ में आयोटा अगर हम ले लेते हैं a माइनस बी तो वैल्यू किसके बराबर मान ले हम, x नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा नॉट कर लेना, ये ओमेगा नॉट सॉरी फाइव। क्लियर है? ये वैल्यू हमें माननी ही पड़ेगी x नॉट कॉस फाइव के टर्म पे और x नॉट साइन फाइव के टर्म पे। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, इस वैल्यू में x। ठीक है, तो लिखो उपयुक्त मानों को प्रतिस्थापित करने पर, उपयुक्त मानों को, ठीक है, हमने यहाँ पे माना है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा हम किस फॉर्मूले में चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसमें चेंज करने के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो a प्लस बी a माइनस बी, आप बोलोगे क्यों मान लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त मानों को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर e की पावर माइनस आर टी। देखो a प्लस बी की वैल्यू डाल दो, x नॉट साइन फाइव कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस x नॉट कॉस फाइव साइन ओमेगा नॉट टी। अब इन दोनों में से x नॉट कॉमन आ रहा है, x नॉट बाहर ले लेते हैं, x नॉट e की पावर माइनस आर टी। अब हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या बच गई, साइन फाइव, तो साथ में बच रहे हैं कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, प्लस कॉस फाइव, तो बच रहा है साइन ओमेगा नॉट टी। अब आप लोगों को कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, ये वैल्यू कैसी लग रही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी की तरह बन जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी इंटू ये पूरा मान किसकी तरह बन रहा है आपका, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाइव प्लस ओमेगा नॉट टी। ये वैल्यू आ गया हमारे पास x का, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख देना, यहाँ पे लिख देना ऊपर, यहाँ लिख देती हूँ चूंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्म में चेंज कर
इसीलिए हमने माना था, एक को साइन फाई मान लिया था, जो कॉस के साथ है उसको साइन फाई मान लिया था, और जो साइन के साथ है उसको कॉस फाई मान लिया था, ताकि ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, एक्स का वैल्यू ही तो हम निकाल रहे हैं, एक्स के यहाँ पे विस्थापन है। अब हमारे पास विस्थापन ये कब था, न्यून अवमंदन की स्थिति में, तो विस्थापन किस पर डिपेंड करेगा, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन फाई प्लस ओमेगा नॉट टी। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, कौन से नंबर की इक्वेशन होगी, जो भी होगी नेक्स्ट दे दो। वहाँ पे समीकरण 3 तक लिख लीजिए या 4 तक, जो भी हो, समीकरण 5 मान लो, जो भी हो उससे नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि आयाम है, यहाँ पे एक्स नॉट किसको शो कर रहा है, आयाम को। यहाँ एक्स नॉट क्या है, आयाम। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स नॉट किस अकॉर्डिंग, अब देखो ये वैल्यू एक्चुअली में सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है, जब हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज भी माननी पड़ती है। सारी वैल्यूज कौन सी माननी पड़ती है, जैसे यहाँ में फाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, एक्स नॉट की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। इन सबको जब आप सॉल्व कर लेते हो तब जाके आपके पास वैल्यू आती है। अभी जैसे फाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो तो फाई को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो फाई बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग फाई। फाई कैसे कैलकुलेट, अगर न्यूमेरिकल टर्म में, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमें कई बार जब क्वेश्चन के फॉर्म में करना हो तो आगे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए, साइन के लिए सॉल्व करने के लिए वैल्यू लेनी पड़ेगी फाई की। तो फाई की वैल्यू देखो, यहाँ हमने किसके बराबर माना था, एक्स नॉट साइन फाई और एक्स नॉट कॉस फाई के बराबर माना था। इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स नॉट साइन फाई अपॉन एक्स नॉट कॉस फाई बराबर किसके बराबर माना था, ये तो माना था ए प्लस बी को, और ये हमने माना था आयोटा ए माइनस बी को। क्लियर है, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास यहाँ से, tan फाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन आयोटा ए माइनस बी, ठीक है ना। फिर यहाँ से tan इनवर्स करके हम फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तरीका होता है फाई को सॉल्व करने का। इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी होगी आवृत्ति, टाइम कुछ न कुछ गिवन होगा, तो फाई का मान आ जाएगा, फाई का मान डाल के साइन का वैल्यू निकाल लोगे, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, एक्स बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, जहाँ एक्स नॉट क्या है, आयाम है वेव का, ठीक है। फाई का मान रखने पर यहाँ से निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, सिंपल सा आपको गिवन होगा। अब इनटू में ए माइनस बी, हमारे पास जहाँ से वैल्यू आएगी हम वहाँ से पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास जो एक एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, एक्स बराबर, ऐसे कंडीशन में हमारे पास वैल्यू ओनली ये बच जाती है, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, एक्स नॉट है आयाम, एक्स नॉट क्या है हमारे पास, आयाम है किसी भी वेव का। तो एक्स नॉट को आप चाहो तो ए के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए के फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए आयाम के फॉर्म में। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब कण का आयाम कैसे डिक्रीज हो रहा है, हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, कण का आयाम चरघातांकीय रूप से कम होता जाता है। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, अर्थात किस स्थिति में, ये हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, व्हेन r लेस देन r नॉट, किस कंडीशन में लिया था हमने, न्यून अवमंदन, अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में, ठीक है। तो लिखो न्यून अवमंदन की स्थिति में कण का आयाम चरघातांकीय रूप से कम होता है, चरघातांकीय रूप से घटता है। किस कंडीशन में, व्हेन r लेस देन ओमेगा नॉट हो, नोट कर लो।
कैसा बन जाएगा इसका? इसका ग्राफ हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। ये जो हमने दोलन देखा था स्टार्टिंग में, वो ग्राफ एक्चुअली में इसके लिए बिल्कुल सुटेबल फिट बैठता है। ये क्लियर है? इसका आयाम कंटिन्यूसली कैसे कम हो रहा है? चरघातांक के रूप से कम होता जाएगा। आप लोग और अच्छे से इसको बना लेना। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली आई थी, अभी जो ऊपर इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी, x बराबर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a sin ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में, ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया? जहाँ a बराबर क्या है? x नॉट e की पावर माइनस आर टी के बराबर। पूरा का पूरा क्या था? यह हमारे पास आयाम की वैल्यू थी, चरघातांक के रूप से कम आ रहा था। इसको आपको एक कांस्टेंट a के बराबर मान करके समीकरण इस रूप में लिख सकते हो। और मान इस तरीके से हमारे दोलन जो होंगे वैसे चरघातांक के रूप से कम होंगे, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t टाइम के साथ। ये था हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस था हमारा। क्या दिख रहा है यहाँ से? एम्पलीट्यूड आयाम डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं हम सेकंड केस में क्या कंडीशन होगी। इसको नोट कर लो फटाफट। यहाँ पे ये x लेना, आप x से ही आयाम। ठीक है ना, ऐसे कैसे बना के छोड़ दो। टाइम और x में डिस्प्लेसमेंट में हमने किया, तो कम किस अकॉर्डिंग हो रहा है? x नॉट e की पावर माइनस आर टी। ठीक है, e की पावर माइनस आर टी फॉर्म में चेंज होगा। ये था हमारा फर्स्ट केस। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखो। केस सेकंड को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल ऑसिलेशन। ठीक है, क्रिटिकल ऑसिलेशन या क्रिटिकल डैम्पिंग। देखो, क्रांतिक अवमंदन स्थिति, क्रांतिक अवमंदन स्थिति, क्या लिख सकते हैं इसको? क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड केस। देखो, क्रिटिकली डैम्प्ड केस में क्या होता है? जब आर लगभग इक्वल हो ओमेगा नॉट के, एक्जैक्टली इक्वल नहीं, लगभग इक्वल हो किसके? ओमेगा नॉट के। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? क्रांतिक अवमंदन की स्थिति होती है। ठीक है, लिख लो। हो तो अवमंदन क्या कहलाता है? क्रांतिक अवमंदन कहलाता है।
मंडन क्या कहलाता है, क्रांति का मंडन कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो हमने मेन चीज हमें ये आर और ओमेगा नॉट का कंपेयर किसमें करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर में, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, जब दोनों लगभग बराबर है, लगभग बराबर से ये तो लगभग बराबर वैल्यूज को माइनस करने पर भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगी, लगभग जीरो ही आएगी, क्योंकि जैसे मान लो जैसे हम ये वैल्यू बोले 0.0000001 है, 0.000000002 है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत ही कम, 0.0000001 का डिफरेंस होगा, बहुत कम, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो तो हम उसको नहीं बोल सकते, तो वही वाली कंडीशन यहाँ होगी, दोनों लगभग जीरो है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का अंतर कैसा होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होकर के लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगी। और ये लगभग जीरो होने का मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास आएगा, उस अमाउंट को हमने मान लिया बराबर एच के, हमने कोई कांस्टेंट एच के बराबर माना, ठीक है। एच क्या है, एच हमने माना कि जो भी वैल्यू आ रही है 0.0000001, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने किसी कांस्टेंट एच के बराबर मान लिया, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो अपने इक्वेशन में, ठीक है। एक्स बराबर हमारे पास क्या होता था, ए की पावर एक तो माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, ये वैल्यू था, यहाँ मान रखते थे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी, फिफ्थ ली थी हमने, इसको ध्यान नहीं देता है वापस इरेज करने पे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो, ठीक है। तो उपयुक्त मान समीकरण में रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो x बराबर ए की पावर माइनस आर, ठीक है, प्लस ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, h के बराबर, तो प्लस h इंटू में t प्लस बी माइनस आर माइनस का h इंटू में t, क्लियर है, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब बस आगे जैसे पहले हमने इसे किया था सिंप्लीफाई, वैसे यहाँ पर भी कर लो, खोल दो दोनों ब्रैकेट्स को, क्या वैल्यू हो जाएगी, ए के साथ e की पावर एक तो माइनस आर टी डॉट ई की पावर एच टी प्लस बी के साथ में ई की पावर माइनस आर टी डॉट ई की पावर माइनस एच टी, दोनों में से कॉमन क्या ले लें हम, ई की पावर माइनस आर टी कॉमन ले लें, तो यहाँ से देखो ई की पावर माइनस आर टी कॉमन लेने पर यहाँ से तो हमारे पास क्या बन गया, ए ई की पावर एच टी प्लस बी ई की पावर माइनस एच टी, नोट कर लो इतना, एक्स बराबर देखिए, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो अब यहाँ पे हम इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करें, अगर हम ये मान लें h का मान कैसा हो, बहुत कम हो, तो e की पावर x को हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। आप लोग को ये चीज़ पता होगी, e की पावर x का जो हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन हमेशा कब होता है, जब हमारे पास x का मान बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यदि h का मान अत्यल्प हो,
एच टी बराबर क्या होगा 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से बढ़ता जाता है। हमारे पास h का मान बहुत कम है इसलिए हम उसका स्क्वायर करने का मतलब नहीं है, हम ओनली 2 टर्म तक लेते हैं 1 प्लस एच टी। ठीक है, दूसरा e की पावर माइनस एच टी, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस एक्स तो माइनस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पता है आपको एक्सपेंशन e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस अल्टरनेट चलता जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मान यहाँ डाल दो तो x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा e की पावर माइनस आर टी है, a के साथ में e की पावर एच टी का मान हम यहाँ से रख देते हैं 1 प्लस एच टी। ठीक है, प्लस b के साथ में e की पावर माइनस एच टी का मान रख दो 1 माइनस एच टी e की पावर माइनस आर टी अंदर मल्टीप्लाई कर लो a प्लस ए एच टी प्लस बी माइनस बी एच टी। ये वैल्यू आ गई। e की पावर माइनस आर टी, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस बी लिख लेते हैं हम एक साथ a प्लस बी और दूसरा प्लस यहाँ से एच टी कॉमन कर दो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू में एच टी। ठीक है, x बराबर हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास साइन वगैरह की कोई टर्म नहीं है। ठीक है ना, कि अगर एक टर्म कुछ हमारे पास साइन या कोस की होती भी, जैसे हमने लास्ट वाले में माना था a प्लस बी, इसको हम कोई कोस फाई के बराबर मान लेते हैं, एक को साइन फाई के बराबर, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दोनों वैल्यूज ही नहीं है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन आ रही है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पर जो दोलन होगा, दोलन कैसा होगा हमारे पास अपीरियोडिक दोलन होगा, मतलब कि अनावर्ती दोलन होगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चूंकि विस्थापन x में समझते हो साइन ओमेगा टी के टर्म में होता है, तभी तो हम ये बोलते हैं कि दोलन हमारा इस टाइप का होता है। साइन वेव फॉर्म ही तो आती है हमारे पास ये, लेकिन यहाँ पे तो साइन की वैल्यू ही नहीं आ रही। इसका मतलब वेव फॉर्म कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा ही नहीं, साइन के फॉर्म में वेव फॉर्म हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक है, अर्थात x में साइन फॉर्म नहीं है, अर्थात दोलन कैसा होगा अनावर्ती, दोलन अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा, अपीरियोडिक। दोलन कैसा होगा अपीरियोडिक होगा, मतलब ये जो रिपीटेशन होता था बाद में ये किसके कारण होता है, साइन के जैसा होने के कारण साइन वेव फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ हमारे पास साइन फॉर्म आ ही नहीं रही है। इसका मतलब दोलन कैसा हो जाएगा हमारे पास अपीरियोडिक हो जाएगा। इतना लिख लो। तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। एक बार में ही मान क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इसका मतलब क्योंकि बार बार जो ऑसिलेशंस होते थे कम ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, वो क्यों होते थे, जब फॉर्म हमारे पास साइन ओमेगा टी साइन फाई प्लस ओमेगा टी के टर्म पे आती थी। यहाँ कॉस फाई किसी के कॉस या साइन किसी टर्म में नहीं आ रही, इसका मतलब वैल्यू हमारे पास दोलन होगा ही नहीं। दोलन कैसा होगा, अनावर्ती दोलन होगा। ठीक है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, अनावर्ती। ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं, आलेख से स्पष्ट है कि क्रांतिक अवमंदन में आवर्ती दोलन नहीं होंगे। आवर्ती दोलन नहीं होंगे। दोलन नहीं होने का मतलब क्या हो गया
कि जो मान है वो एक बार में ही कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली एक बार में डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारे पास अवमंदन का मतलब हम क्या बता रहे थे कि वेग का मान धीरे 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 कम होता है, या उसके सापेक्ष जो एम्पलीट्यूड था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, यहाँ धीरे कम नहीं होकर के एक बार में ही कम हो जाएगा, अर्थात मान एक बार में ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। e की पावर माइनस आर टी है, क्या बोलेंगे हम, चर घातांकीय रूप से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मान एक बार में ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार में ही वैल्यू बार बार, पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि हाँ ऑसिलेशन इस तरीके से होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। सेकंड क्रांतिक अवमंदन में हमने क्या देखा, क्रांतिक अवमंदन में e की पावर माइनस आर टी तो है, इसलिए कैसा होगा, चरघातांकीय रूप से कम होगा, लेकिन आवर्ती नहीं होगा। आवर्ती नहीं होने का मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, ये जो ऑसिलेशन ऊपर नीचे बार बार रिपीट हो रहे थे वो नहीं होगा, एक बार में ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस लिखो। तीनों केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका कोई सा भी केस पूछा जा सकता है, जो हो सकता है तीनों के तीनों केस ही लिखे। केस थर्ड, अति अवमंदित स्थिति। अति अवमंदित स्थिति या ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ओवर डैम्प्ड कंडीशन, तो आप कुछ समझ जाओगे ओवर डैम्प्ड कंडीशन का मतलब क्या है, आर लेस देन ओमेगा नॉट पढ़ चुके हैं, आर इक्वल टू ओमेगा नॉट पढ़ चुके हैं। तो थर्ड कंडीशन कौन सी रहेगी, व्हेन आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, जब आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो। ठीक है, ये कंडीशन होगी, एम्प्लाइज हमारे पास वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इस कंडीशन में वैल्यू हमारे पास आएगी सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर बड़ा दे रखा है, बड़े में से छोटा माइनस करो तो वैसे सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या दे सकते हैं, इस वैल्यू का मान कोई पॉजिटिव मान होगा, और पॉजिटिव कैसा, वास्तविक मान होगा। वास्तविक मान फर्स्ट केस में हमारे पास कैसा आ गया था, नेगेटिव आने की वजह से आयोटा वैल्यू आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे जबकि हमारे पास मान कैसा आएगा, रियल वैल्यू आएगी। अब रियल वैल्यू हमें पता नहीं किसके बराबर, तो हम मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया, ये वैल्यू बराबर आएगी किसी गामा के, यही हमने मान लिया ये गामा के बराबर आएगी। ठीक है, ये मान
गामा के इक्वल में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मान रख दो आप x बराबर इम्प्लाइज x बराबर, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। क्या था हमारे पास, a e की पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस b e की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, मान रखने पर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, मान रखने पर, उपयुक्त मान रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, a e की पावर माइनस आर और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाओगे, प्लस गामा इंटू टी। ठीक है, प्लस b e की पावर माइनस आर माइनस गामा इंटू टी, ये वैल्यू आ गई। अब जैसे हमने पहले सॉल्व किया एज इट इज इसको सॉल्व कर दो, इनको खोल लो आपस में। कॉमन क्या ले लेंगे दोनों में से, e की पावर माइनस आर टी, e की पावर माइनस आर टी कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया a e की पावर गामा टी प्लस b e की पावर माइनस गामा टी। ठीक है, x इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक थोड़ा दूसरा तरीका यूज करेंगे। क्या तरीका देखते हैं, रब कर दो ऊपर से। देखो हम लिख लेते हैं x इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी एज इट इज इंटू में। अब हमारे पास a e की पावर गामा टी है, हमें किसी अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। a प्लस b की वैल्यू कुछ मानने पर काम नहीं चलेगा, अलग अलग अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो a e की पावर गामा टी है, a e की पावर गामा टी है, तो गामा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा टी अपॉन टू प्लस गामा टी अपॉन टू, मतलब 1/2 प्लस 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा, पूरा एक बन जाएगा। मतलब हम इसको एक तो ऐसे लिख लें, a e की पावर गामा टी अपॉन टू प्लस a e की पावर गामा टी अपॉन टू, लिख सकते हैं इस तरीके से, हाफ प्लस हाफ टोटल एक बन गया। प्लस ऐसे b को भी लिख लो, तो प्लस b e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू और प्लस b e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, इजी फॉर्म में हमने लिख लिया। अब अगली चीज़ हम क्या करें, इसमें हम कुछ चीज़ जोड़ते हैं या कुछ चीज़ हम माइनस करके देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ जोड़ करके या फिर कुछ चीज़ हम यहाँ से माइनस करके देखें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी। देखो e की पावर माइनस आर टी, ये पूरी वैल्यू एज इट इज उतार देते हैं, a e की पावर गामा टी अपॉन टू प्लस a e की पावर गामा टी अपॉन टू। ठीक है, प्लस b e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू प्लस b e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू। इतनी वैल्यू ऐसे ही सारे कुछ नहीं। अब हमें इसमें चेंज करने के लिए क्या करें, प्लस, अगर हम किसी भी चीज़ में कोई एक वैल्यू प्लस करें, सेम अमाउंट माइनस करें, तो टोटल मिलाकर के वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। और हम किसी भी इक्वेशन में जीरो को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम इस तरीके से करेंगे। तो देखो प्लस, एक तो हम कर दें a e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू, प्लस कर दिया, और इतनी ही वैल्यू माइनस करते हैं, a e की पावर माइनस गामा टी अपॉन टू, प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा और अब इसमें जीरो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से कर दिया। सेम हम कर दें
बी के साथ में। बी यहाँ पे खुद माइनस का है तो बी देखो यहाँ पे e की पावर गामा क्या था, प्लस का था, तो हमने इसके साथ जो नई चीज जोड़ी वो माइनस वाली जोड़ी है। याद रखने का थोड़ा तरीका है। एक तो आप टोटल करोगे तो जीरो आ ही जाएगा, मान के इसलिए आप जोड़ सकते हो। क्या चीज़ जोड़नी है, सेम अमाउंट, लेकिन यहाँ प्लस में है तो हम जोड़ रहे हैं माइनस वाला। क्यों जोड़ रहे हैं ये भी आपको आगे जाकर समझ में आए, क्योंकि किसी न किसी फॉर्मूले के टर्म में चेंज करने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट वाले में फॉर्मूले टर्म में चेंज किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो ये जैसे प्लस का है तो हम इसमें माइनस वाली चीज़ प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे बी का खुद का माइनस का है तो हम प्लस वाले टर्म प्लस माइनस करते हैं, मतलब कि प्लस हम जोड़ देते हैं बी ई की पावर गामा टी अपॉन 2 और माइनस भी कर देते हैं बी ई की पावर गामा टी अपॉन 2। तो प्लस माइनस ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस के टर्म में है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे ये मान लो प्लस। ठीक है, प्लस माइनस टर्म में हमने कर दिया तो वैल्यू आराम से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो इन दो वैल्यू को हम मिला करके लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास है ये ए ई की पावर गामा टी अपॉन 2, दूसरी यहाँ पे है ए ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। इन दोनों में क्या वैल्यू आ रही है, प्लस का a/2 प्लस का a/2 आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों में से हम प्लस का a/2 कॉमन कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी। यहाँ पर ए हम बाहर ले लेते हैं, इन दोनों को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 हो जाएगा इसी फॉर्म में, e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन में 2। क्लियर है। ऐसे ही b की वैल्यू हम दूसरी वाली b की वैल्यू लेते हैं। b की वैल्यू देखो b e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 है और ये है b e की पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस प्लस वाली। ठीक है, तो इसको हम करते हैं प्लस b, इसके साथ भी क्या आ जाएगा e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। क्लियर है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। दूसरी बाकी वाली दोनों टर्म हमारे पास क्या बच रही है, एक ये प्लस की बच रही है तो दूसरी वाली माइनस की आ रही है, बी की भी एक ये प्लस की आ रही है तो दूसरी वाली माइनस की आ रही है। तो अब बाकी जो दोनों बच रहे हैं उन दोनों को आप कॉमन लेकर के लिख लो, तो प्लस ए, इसके साथ कॉमन क्या आ जाएगा ए की पावर गामा टी, यहाँ से बच जाएगा माइनस ए की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा प्लस बी ई की पावर माइनस गामा टी और ये बच जाएगा माइनस ई की पावर गामा टी अपॉन 2। आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स थी, हर एक में दो दो मिला करके हमने कितने टोटल इसकी 4 टर्म्स बना ली। क्लियर है, यहाँ तक मैं नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये दोनों टर्म तो एक जैसे हैं, इन दोनों टर्म को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो e की पावर गामा टी माइनस में हो रहा है e की पावर माइनस गामा टी, जबकि यहाँ पे हमारे पास उल्टा है e की पावर माइनस गामा टी माइनस में। तो इसको सेम बनाने के लिए हम बाहर माइनस कॉमन कर लेते हैं। बाहर माइनस कॉमन करने का मतलब ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, x इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी एज इट इज। अब ये बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये बन रहा है e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। यहाँ भी सेम बन रहा है e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, मतलब इन दोनों में से हम ये वैल्यू कॉमन कर लेते हैं।
तो हमारे पास बच क्या जाएगा ए और प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में क्या आ रहा है e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों में से सेम, इन दोनों में से क्या है e की पावर गामा टी माइनस e की पावर माइनस गामा टी, यहाँ भी e की पावर गामा टी माइनस e की पावर माइनस गामा टी कॉमन कर लो, तो यहाँ पे प्लस में क्या बच जाएगा a माइनस बी इंटू में बच जाएगा e की पावर गामा टी माइनस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। अब हमारे पास ये चार टर्म भी हमने चेंज कर दी, किस में कर दी, बिल्कुल दो टर्म के फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको फॉर्मूले अगर पता हो तो आप देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक का, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 किसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का। तो इनको रिप्लेस कर दो, लिखते थे हम, इन्हीं को ध्यान नहीं हो तो देख लो, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये बराबर तो होता है कॉस हाइपरबोलिक x एंड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x का। तो ये मानों को ऊपर हम लिखते हैं, उपयुक्त मानों को x में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आर टी ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी लिख दो, a प्लस बी, यहाँ पर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू यहाँ क्या है गामा टी, वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस a माइनस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा टी। अब समझ में आया, हमने अपॉन में 2 और वो सारा काम क्यों किया था, ताकि हम इस फॉर्मूले में चेंज कर सकें साइन हाइपरबोलिक गामा टी और कॉस हाइपरबोलिक गामा टी में। क्लियर है, अब हमारे पास एक एक वैल्यू ऑलरेडी है, अब हम यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का कुछ मान मान सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो, माना a प्लस बी, a प्लस बी को हम किसके बराबर मान ले, कोई भी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, तो हम यहाँ हाइपरबोलिक के टर्म में है तो हाइपरबोलिक मान लेंगे एक्स नॉट, कॉस हाइपरबोलिक ऑलरेडी हमारे पास है तो दूसरा हम क्या मान लेते हैं साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, फाइन। सिमिलरली a माइनस बी, इसको किसके बराबर मान लो एक्स नॉट, साइन हाइपरबोलिक है तो कॉस हाइपरबोलिक में मान लो कॉस हाइपरबोलिक फाइन। ठीक है, और अब इन दोनों के मान पुट कर दो समीकरण में, तो उपयुक्त मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा लाइट दिख जाएगा, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन कर सकते हो आप लोग, इतना आराम से इजी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मान प्रतिस्थापित कर दो, तो ये देखो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर माइनस आर टी, a प्लस बी का मान रख देते हैं एक्स नॉट साइन हाइपरबोलिक फाइव कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस a माइनस बी की वैल्यू एक्स नॉट कॉस हाइपरबोलिक फाइव और साइन हाइपरबोलिक गामा टी। अब ये वैल्यू कैसे हो गई, एक्स नॉट यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स नॉट ए की पावर माइनस आर टी, तो वैल्यू क्या बच गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, कैसा है ये साइन ए प्लस बी, साइन,
साइन बी, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। क्या वैल्यू रह जाएगी, x इक्वल टू एक्स नॉट e की पावर माइनस आर टी साइन फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक ले लो फाई प्लस गामा टी, ठीक है, साइन फाई प्लस गामा टी। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, विस्थापन का। यहाँ पर एक्स नोट क्या है, आयाम है। तो यहाँ फिर देख रहे हैं मान कैसे कम हो रहा है, चरघातांकीय रूप से कम हो रहा है मान यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप बिल्कुल सेम तरीके से एक्स नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। फाई कैसे निकाल सकते हो, अभी हमने जो साइन फाई और कॉस फाई माना है दोनों को डिवाइड कर दो, टेन फाई के टर्म में आ जाएगा और फाई की वैल्यू टेन इनवर्स लेकर के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स नॉट तथा फाई दोनों का मान निकाल सकते हैं। जहाँ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, आयाम, ठीक है। आयाम कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए साइन हाइपरबोलिक फाई प्लस गामा टी। मतलब कि जो फर्स्ट वाले में जो हमने ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक का, तो हाइपरबोलिक के ग्राफ में थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज हो जाएगा। तो पहले नोट कर लो फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ होगा कुछ ऐसा। एक्स में और टी में हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा एक्स बार में। यहाँ हम ले रहे हैं एक्स एम्पलीट्यूड, यहाँ हम ले रहे हैं टाइम टी के टर्म पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल सीधा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में आप डिफरेंस देखो। ये ग्राफ हमारे पास किसके लिए आया है, व्हेन आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हमने लिया है। जब आर कैसा है, ग्रेटर देन ओमेगा नॉट के बराबर है। यही सेम ग्राफ हमारे पास आया था अभी से पिछले वाले केस में, जब हमने आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट लिया था तब कैसा हो रहा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कुछ इस तरीके से हो रहा था। यहाँ हमारे पास हाइपरबोलिक का कर्व आएगा इसलिए ग्राफ इस तरीके से, और एक्सपोनेंशियल भी के साथ में इसलिए थोड़ा डिक्रीजमेंट की तरफ। इससे लास्ट हमारे पास ग्राफ आया था कुछ ऐसा और इस तरीके से डॉटेड आकर के, और फिर वो एकदम कम हो रहा था। क्लियर है, डॉटेड होकर के फिर हमारे पास वैल्यू कम आ रही थी। इसको ऐसे कर लो, इस तरीके से कम हो रहा था हमारे पास ये मान। ये मान कब था, व्हेन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू था ओमेगा नॉट। क्लियर है, तो आपके ये दो ग्राफ हो गए। फर्स्ट वाले में हमें क्या ग्राफ मिला था, फर्स्ट वाले में ग्राफ मिला था हमें कुछ ये, ठीक है, हमें फर्स्ट वाले में कुछ ये ग्राफ मिला था इस तरीके से। ये इसका एम्पलीट्यूड का मान कम हो रहा था। इधर हमने ले लिया था टाइम टी, यहाँ हमने ले लिया था एम्पलीट्यूड एक्स। ये जो इतना वैल्यू था आयाम, ये किसको प्रदर्शित कर रहा था, एक्स नोट को। क्लियर है, और ये डिक्रीज कैसे हो रहा था,
यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू हो रहा था x नॉट e की पावर माइनस आर टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने के कारण कुछ इस टाइप का हमारे पास वैल्यू। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन से कुछ तीन टाइप के केस हमारे पास ये केस बने। ये केस किस कंडीशन में बना था, व्हेन ओमेगा नॉट ग्रेटर देन था आर, फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो हमने तीन कंडीशन कौन सी पढ़ी, हमने जब देखा एक तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आई, क्रांतिक अवमंदन की, अति अवमंदन की स्थिति, और फर्स्ट हमारे पास था न्यून अवमंदन की स्थिति। इसका मतलब न्यून अवमंदन जब आर का मान कम हो तो वो न्यून अवमंदन होता है, जब दोनों मान ऑलमोस्ट इक्वल्स हो तो क्रांतिक अवमंदन होता है, जब आर का मान ज्यादा हो जाए तो वो अति अवमंदन की स्थिति होती है, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग हम कैसे समझ सकते हैं, इन तीनों अवमंदन की स्थितियों का फिजिकल मीनिंग क्या है, लास्ट में तीनों ग्राफ ही बनाना है एक तरीके से वापस फिर से, ठीक है। देखो एक बार इसका फिजिकल मीनिंग ये कि हमने ये माना ये कोई हमारा दृढ़ आधार है जिसपे से हमने ये एक कोई पेंडुलम लटका दिया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि इसमें अवमंदन कैसा हो, पहली बात तो इसमें दोलन होगा, दोलन होने का मतलब एक तो ये इधर जाएगा अपनी माध्य स्थिति से या फिर अपनी माध्य स्थिति से इधर आएगा, ठीक है। तो इनमें इस प्रकार का कुछ इसमें ये दोलन होगा। अब दोलन हमने जो अलग अलग केस पढ़े उसके अकॉर्डिंग दोलन देखो कैसा हम मान सकते हैं, जैसे कि हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा जिसमें कुछ इस तरीके है, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कि ये हमने बेस से किसी पेंडुलम को लटका दिया तो ये कुछ इस तरीके से पहले इतना इतना हिलेगा, फिर धीरे धीरे हिलना कम होते 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 इस प्रकार से खत्म हो जाएगा, समझे। मतलब कि पहले बिल्कुल अपनी माध्य स्थिति के इधर भी जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका आयाम कम होता जाएगा, कम होते 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 लास्ट में जाकर के कम होगा। ये कौन सा फिजिकल मीनिंग जो फर्स्ट था, मतलब ये है हमारे इस ग्राफ का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से पूरा वेग से हिलते 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 धीरे धीरे इसका आयाम वेग कम होते होते लास्ट में जाकर के रुकेगा। दूसरा केस हमने पढ़ा जब दोनों लगभग बराबर से हो तो मान कैसा होगा, चरघातांकीय रूप से। इसमें हमने देखा कि मान अचानक से एक बार में ही कम हो गया। इसमें सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे मोशन कैसा था, अपीरियोडिक था, अनावर्ती था, उसमें आवृत्तियां वापस वापस नहीं हो रही थी, ठीक है। एक बार में ही कम हो जाएगा, मतलब जैसे आपने एक बार इसको इधर घुसाया और एक बार में ये कम हो गया, खत्म बिल्कुल, ठीक है। एक बार आप इसको इधर लेकर के गए और ये वापस यहाँ करके बिल्कुल खत्म हो गया, या फिर आप एक बार इधर लेकर गए और छोड़ा ये बस यहाँ आते आते में खत्म, उसके बाद वापस ये ऑसिलेशन नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हम कौन सी देख रहे हैं, अति अवमंदन की स्थिति। अति अवमंदन में हम क्या देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है, हार्मोनिक साइन हाइपरबोलिक पे डिपेंड कर रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, मतलब मान बिल्कुल कम होगा, हल्का सा इसमें दोलन लेते लेते लेकिन बिल्कुल इस तरीके से ये कम होते 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 हो जाएगा, क्लियर है। ये था इन तीनों का फिजिकल मीनिंग। तो ये आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन था, इससे रिलेटेड तीनों केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी तीनों भी दे देते हैं या कभी तीनों में से कोई एक दो भी दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एक आधा टॉपिक रह गए होंगे तो वो हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।